नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। ईरान अमेरिका बातचीत फेल होने के बाद अब जंग समंदर में शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की नाकाबंदी कर दी है, तो ईरान ने भी जवाब देने की तैयारी कर ली है। ईरान अमेरिका में तनातनी अपने चरम पर है। अब समंदर में अगर युद्ध शुरू हुआ तो अंदाजा लगाइए कितना भयंकर होगा। तेल के खेल में अब असली जंग होगी। क्या ईरान झुकेगा या क्या अमेरिका मानेगा? ईरान अमेरिका के बीच अब जो जंग की शुरुआत हो रही है उसका अंजाम क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि इस जंग के बीच भारत के लिए एक राहत की खबर जरूर है कि ईरान ने साफ कर दिया है, ईरान के राजदूत का बयान आया है कि भारत के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है। क्योंकि सीज फायर को लेकर के जो 14 दिन की बात कही गई थी, 2 सप्ताह की बात कही गई थी, उसके बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत हुई। करीब 21 घंटे तक अमेरिका और ईरान के जो दोनों डेलीगेट्स थे उनके बीच बातचीत हुई, लेकिन वो वार्ता विफल हुई। वार्ता विफल होने के बाद शायद डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि हम नाकेबंदी करेंगे हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट की। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक मानिए तो इस युद्ध का सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही बना हुआ है, एपिक पॉइंट जो है वो यही बना हुआ है। इसी विषय पर आज बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हॉर्मुज पर हाहाकार, समंदर में आर पार। भयंकर होगी बमबारी, पानी में युद्ध प्रलयंकारी। अमेरिका ने दी चेतावनी, खतरे में एक एक ईरानी। ट्रंप की नाकेबंदी वर्सेस खामेनेई की घेराबंदी। ईरान और अमेरिका में तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। युद्ध विराम पर बातचीत नाकाम रहने के बाद हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं। अब इस महायुद्ध के मैदान में हॉर्मुज एक एपिक सेंटर बन गया है। ट्रंप हॉर्मुज को लेकर बार बार ईरान को हड़का रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, लेकिन ईरान भी बेखौफ है। ट्रंप की धमकी पर बराबर जवाब दिया जा रहा है। ईरानी आर्मी ने ट्रंप की धमकी को लेकर कहा कि कोई भी प्रतिबंध समुद्री डकैती जैसा होगा। हालात ये है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही पर संकट और ज्यादा बढ़ गया है। आपको एक ऐसा आंकड़ा दिखाते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि हॉर्मुज पर जहाजों की आवाजाही का हाल क्या है। 27 फरवरी यानी ईरान पर हमले से एक दिन पहले तक रोजाना लगभग 141 जहाज गुजरते थे और अब जंग के बीच 12 अप्रैल को महज 10 जहाजों ने ही हॉर्मुज की सीमाओं को पार किया। वहीं ट्रंप की विस्फोटक धमकी के बाद ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसके बंदरगाहों को निशाना बनाया गया तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर में कोई भी पोर्ट सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरान की सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। अगर सुरक्षा सबके लिए नहीं होगी तो किसी के लिए भी नहीं होगी। वहीं अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों पर नाकेबंदी यानी ब्लॉकेड शुरू कर दी है। अब ईरान अमेरिका को जवाब देने की तैयारी में है। ईरान के बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी देशों के जहाजों पर नजर रखी जाएगी और उन्हें रोका जा सकता है। हॉर्मुज को लेकर जिस तरह से समंदर में माहौल बनता जा रहा है, उससे आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में समंदर में जंग भयंकर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर।
हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर आनंद स्वरूप जी हैं, पूर्व अधिकारी आईएएफ के। सर बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ मल्लिका पांडे जी हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। मल्लिका मैम बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी हैं, यूएसए से हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूर्णिमा जी बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। पूर्णिमा जी पहला कमेंट मैं आप ही से लेना चाहूँगा। भारतीय समय के अनुसार अभी के जो शाम भारत में 7:30 थे, उसके बाद ये था कि वो डेडलाइन था, डेडलाइन खत्म हो गया है। क्या लग रहा है कि नाकेबंदी जो अमेरिका कर रहा है, इस एक्शन को किस तरीके से देखा जाए? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहले बात तो ये है, पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि इज इट अ मॉरल एक्शन, इज इट एथिकल एक्शन, इज इट अ लीगल एक्शन। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो हरकतें किए बॉम्बिंग करके, वो इंटरनेशनल लॉ की धज्जी उड़ा दिए। लिटरली नॉट ए सिंगल कंट्री हैज स्पोकन वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट वो जो आपने बॉम्बिंग किया है फरवरी 28 को निगोशिएशन चलते समय, तब भी उल्लंघन हुआ था। तब भी कोई ऐसे कोई खास कोई रिटालिएशन हमने नहीं देखा टॉप कंट्री से, वेदर इट इज EU, वेदर इट इज एशियन कंट्रीज और एनीवेयर एल्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिला है कि पिछले 40-45 दिन में हमने ये देखा है कि ईरान डटे रहे और अकेले ब्रिलियंटली वो सबसे पावरफुल कंट्री को उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। और अमेरिका लिटरली उनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। यहाँ से JD वैंस को भेजा गया पाकिस्तान में निगोशिएट करने की, ड्रामा करने के लिए। दैट वाज अ ड्रामा, वी न्यू इट, कुछ आने नहीं वाला है, वो हमें पता था। पर एट द सेम टाइम आप देखिए यहाँ पे शर्त कौन रख रहा है, जगह, द लोकेशन फॉर द कॉन्वर्सेशन, कौन जाएगा बात करने की, वो भी शर्तें रखी है ईरान ने। और उन्होंने साफ साफ डिनाई कर दिया कि हमारी बात आपने नहीं सुनेंगे तो ये कोई डील होने नहीं वाला है। और यहाँ पे सिर्फ इस पॉइंट में सिर्फ एक ही चीज एडेड हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अब जब बात शुरू हुई है, दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने ब्लॉक किया है। ऊपर से आप अगर इंटरनेशनल कंट्री, जब ये हुआ है, सब ईरान के ऊपर हावी होके यूनाइटेड नेशन से भी रेजोल्यूशन आ चुकी थी उससे पहले कि वो अब गल्फ कंट्रीज को, अदर कंट्रीज को अटैक कर रहे हैं, नहीं। लेकिन द सेम यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो फेल्ड टू ब्रिंग ए रेजोल्यूशन अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड नेशन की बात कर रही हूँ मैं। यूनाइटेड, आपने ईरान के ऊपर तो रेजोल्यूशन चला दी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर आपने रेजोल्यूशन नहीं चलाई। तो यहाँ पे आपको हिपोक्रेसी दिख नहीं रही है, ग्लोबली को हिपोक्रेसी नहीं दिख रही है। ईरान आज जो खड़ा हुआ है, एक अकेले कंट्री खड़ा हुआ है। रशिया चीन सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए, सबसे बड़े कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स के जैसा कंट्री को उन्होंने चैलेंज किया है, डॉलर को चैलेंज किया है, यूनाइटेड स्टेट्स की डोमिनेंस को चैलेंज किया है, कंट्रोल को चैलेंज किया है। अब देखिए पूर्णिमा में इसमें जो बात है, जो मोरालिटी की बात है, इथिक्स की बात है, या पहले हुई ट्रीटीज की बात है, उसको तो बहुत पीछे अमेरिका बहुत पहले छोड़ चुका है। तो उसके विषय में तो अब सोचना भी मतलब बेवकूफी जैसा लगेगा कि उसको सोचना ही क्यों। अब आगे ट्रंप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो अब जिस स्टेज में हैं वहां मतलब होता है ना, क्योंकि हमने उनकी हिस्ट्री भी पढ़ी है, तो वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और यहां फ्रंट में दिख रहा है कि हर पॉइंट पे अमेरिका को झटका लग रहा है। दैट्स वाई मैं ये समझना चाह रहा कि अब ट्रंप करेंगे क्या। ठीक है, आप अगर हॉर्मुज को ब्लॉक कर भी देते हैं, उससे होगा क्या? देखिए, एक तो है ईरान की जो तेल जाती है, स्पेशली मेजॉरिटी तेल चाइना को जाती है, चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश करा जा रहा है। और स्पेशली वो भी बोला गया था कि अगर कोई भी ईरान को आर्म करेंगे या हेल्प करेंगे, उसके ऊपर एडिशनल तारीफ लगा दिया जाएगा। ऐसे धमकियां के ऊपर धमकियां चलाया जा रहा है। ऊपर से ब्लॉकिंग करेंगे तो फिर लिटरली जो तेल जा रहा है आ रहा है, उसका भी यूरोप और एशिया में आपको इम्पैक्ट पड़ेगी।
अमेरिका को चाहिए क्या है एट द एंड ऑफ द डे? ट्रम्प हो, कोई भी व्हाइट हाउस में बैठे हुए हो, वाशिंगटन में कोई भी बैठे हुए, डीप स्टेट या स्टेट, दिस इज द स्टेट ऑफ अमेरिका। उनको बिल्कुल। चाहिए क्या? डोमिनेंस चाहिए। डोमिनेंस आएंगे कहाँ से? आया कहाँ से? यूएस डॉलर से आया। यूएस डॉलर को अभी चैलेंज करके रखे हुए, और एट द एंड ऑफ द डे यूएस डॉलर को चैलेंज किया है, तब तो हमारे यहाँ पे तो प्रॉब्लम आएगी ना। बिल्कुल। और ऑयल को कंट्रोल करेंगे और ट्रेड राउट और सप्लाई चेन को कंट्रोल करेंगे, तभी तो अमेरिका की डोमिनेंस आएगी। ठीक तो है। एट फ्रॉम बिगिनिंग ऑल्सो मैं ये बता रही हूँ कि आर्म सेल के साथ साथ अमेरिका वांट्स टू सेल ऑयल ऑल्सो। इसीलिए आपने दो चीज नोटिस किया है पिछले, इवन अभी भी बोल रहे हैं कि हमारे पास तेल है, आप हमारे से तेल लेके जाओ, हाँ। हम हमारे से तेल खरीदो। दैट इज वन ऑप्शन, दैट इज यहाँ से पैसा बनाना है, प्रॉफिट ठीक है बनाना है, मैम। कोलोनियलिज्म बेसिकली। ऊपर से सेकेंडरी थिंग जो अमेरिका की बात आप कर रहे हो, जो शख्स सिविलाइजेशन को वाइप आउट करने के लिए तैयार है, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मोरालिटी कहाँ पे है? यहाँ पे मोरालिटी है ही नहीं। आप कुछ भी कर सकते हैं, बॉम्बिंग कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन भी ड्रॉप कर सकते हैं। दिस इज व्हाट अमेरिका इज इन टुडे। सो ठीक है मैम। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप लोग। लिटरली द वर्ल्ड शुड हैव सेड, आप तक होना चाहिए था। लेकिन वही पे मेरा कंटेंशन वही पे है, जब मदुरो को उठाया तब आप चुप थे, इंडिया भी चुप था। बिल्कुल। अब जब रशिया को बोल रहे थे कि रशिया से तेल नहीं खरीदो खरीदो, इंडिया बार बार बोल रहे थे कि हम लोग अपना सोचेंगे, हम लोग तेल खरीदना कम कर दिए। जब आपकी डिस्काउंटेड तेल मिल रहा था, आपने माथा नीचू करके आपने वो बात सुन ली, आपको प्रीमियम से खरीदना पड़ रहा है। तो ये ग्लोबल कंट्री की अब सिचुएशन है। आप बोलिए ठीक है अब मैम। अगर अब जो ईरान बेटा के एक पास गिलास कुछ पानी भी दे नहीं है, देना। फिर भी खड़े हुए हैं, तो इंडिया क्यों नहीं बोल सकता? ओके मैम। अब एजेबी जैनी सर, आपसे समझना चाहेंगे थोड़ा सा जी। वॉर फ्रंट पे जो चीजें चल रही हैं, अब अगर ब्लॉकेज होता है और अगर अमेरिका ब्लॉक करता है तो उसके क्या इंपैक्ट्स पड़ेंगे? क्योंकि अब इसमें अगर ब्लॉक होता है तो धीरे धीरे, क्योंकि चीन की चर्चा सबसे ज्यादा अब शुरू हो गई है, जापान भी इसको लेकर के चर्चा कर रहा है, वहां मैक्रो ने भी बयान दिया हुआ है। तो अब इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है अगर इस हॉर्मुज को ब्लॉक किया है अमेरिका ने? तो अभिषेक, सबसे पहले तो मैं पूर्णिमा नाथ मैडम को सलूट करता हूं। उनकी फ्रैंकनेस और ओपन कैंडिडनेस को मैं बहुत ही सराहना के साथ में थैंक यू बोलना चाहता हूं कि वो एज ए इंडियन नेशनल होके अमेरिका में बैठे हुए इतनी सटीक और सही बात कर सकती हैं। शायद हम इंडिया में बैठ के इस तरीके से नहीं कर पाते। अभी तक हमारे ऊपर शायद ईडी लग जाती या डोजर आ जाता हमारे घर में। तो वेल डन मैम, यू हैव रियली हिट द नेल ऑन द हेड। देखिए, उन्होंने बात करी मोरालिटी की, लीगैलिटी की, एथिक्स की, और अल्टीमेटली इन सब चीजों को जोड़ के उन्होंने बोला इन सब में से कुछ भी नहीं है, ये सारी हिपोक्रेसी हो रही है। आई वॉन्ट टू टेल यू अभिषेक एंड पूर्णिमा मैडम, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये कहावत एक है कि लड़ाई में और इश्क में हर चीज वाजिब होती है। हमने ये हर एक लड़ाई में देखा, अफगानिस्तान में, वियतनाम में, इराक में, कोई भी आप लड़ाई देख लो, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो देयरफॉर ये जो हो रहा है अभी समय, इतना एक अनसर्टन एटमॉस्फेयर बन गया है, इतना विशिएटेड एटमॉस्फेयर बन गया है, जहां दो चीजें, एक तो कोई भी ट्रस्ट नहीं रह गया, किसी में भी, किसी को भी, किसी पे भी कितना भी भरोसा नहीं रह गया। दूसरी बात कि लेन देन, आपस में लेन देन की जो क्षमता है वो खत्म हो गई है। आपने 10 डिमांड रखे, फिर 15 डिमांड रखे। अरे वो ईरान वाले तो 10 से छोड़ के 2 डिमांड तक आ गए थे। 2 डिमांड तक कि भाई लेबनान को भी शामिल करो सीज फायर में, और हमारे जो पैसे आपने बहरीन में, कतार वगैरह में बैंकों में दबाए हुए हैं वो हमको रिलीज करो। 2 डिमांड तक आ गए थे, लेकिन अमेरिका कुछ भी मानने के लिए वो तैयार नहीं। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ईरान कुछ मानने के लिए तैयार नहीं? क्योंकि अब अल्टीमेटली बात वहां पे आ जाती है, हॉर्मुज वाली जो आपने सवाल पूछा। हॉर्मुज हैज बिकम अ वेपन। अब ईरान के मुंह जो है, शेर के मुंह खून लग गया है। उसने देखा कि अरे हॉर्मुज खुला हुआ है, हम इसको बंद करके वी विल यूज इट एज ए हथियार।
जब हथियार काम में उनको कमी लगी, उन्होंने बोला ठीक है, इसको हम ऐसे इकोनॉमिक वेपन यूज करेंगे। जो भी यहाँ से शिप निकलेगी, ट्रॉलर निकलेगी, $1 पर बैरल हमको जो है टोल टैक्स देके जाएंगे। अब आप देखें कि अब क्या हो गया। आज ही मैंने न्यूज सुना था, यूएस सेंट्रल कमांड ने ऑर्डर दे दिया 10 बजे सुबह से कि वहां पे ब्लॉकेड लगाया जाएगा। आप ब्लॉकेड कैसे लगाएंगे? क्या आप अपना जेराल्ड फोर्ड लाएंगे? क्या आप अपना अब्राहम लिंकन लाएंगे उतने से पानी में? या जो 11 और जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अमेरिका के, वो लेके आएंगे? आपको वहां पे छोटे स्मॉल फाइटिंग फास्ट स्पीड बोट्स लानी पड़ेंगी, जो कि क्या ईरान के पास भी हैं। उनके पास भी स्मॉल स्पीड सबमरीन्स हैं। आप देखें ज्योग्राफी, भूगोल जो है वो मैं बताना चाहता हूं आपके दर्शकों के फेवर के लिए कि जो ज्योग्राफी है वो ईरान के फेवर में है। अगर आप जो सदर्न कोस्ट, जो पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण वाली जो कोस्ट देखेंगे, वो पहाड़ी इलाका है, वो गल्फ के ऊपर में ओवरसी करता है। तो कोई भी वहां पर अमेरिका या उसके साथियों की अगर नाव आएंगी, दे विल बिकम सिटिंग डक टारगेट्स ऑफ ईरानी मिसाइल्स एंड ईरान, क्योंकि ईरान उनको डोमिनेट कर रहा है बोथ बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय फायर। अब ये समुद्र में मैं देख नहीं रहा हूं कि कोई, अगरचे कि अमेरिकन अपनी वहां पे नेवल फोर्सेस कुछ लाए, वो उनका बुरा हाल होगा। अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड लेके आए, उनका बुरा हाल होगा। अब ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रह गए हैं। मैं बोलूंगा कि ऑप्शंस आर निल, क्योंकि उन्होंने सारे ऑप्शंस खो दिए। नेगोशिएशन का ऑप्शन, अब नेगोशिएटर भी ऐसा होना चाहिए जो कोई इन्फ्लुएंसर हो। नेगोशिएटर भी आपकी मेरी अगर कोई अनबन हो जाती है, हम तीसरे पार्टी को लेके आते, तो वो भी तो ऐसा होना चाहिए ना जिसका प्रभाव, बिल्कुल, शायद सर इसी वजह से ईरान चाहता था कि रशिया और चाइना नहीं रहा, तो फिर क्या टॉक्स होंगी? क्या इसी वजह से शायद रशिया और चाइना को लेकर के ईरान चाहता था कि रशिया और चाइना इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि पाकिस्तान मतलब उनके नेता कुछ अमेरिका को बोल ही नहीं पाएंगे, एक शब्द ना बोल पाएंगे। अगर वो आपने बहुत बड़ी बात करी अभिषेक, जो कि आमतौर पे हम डिबेट्स में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये हम ईरान, इजराइल और यूएसए की बातें करते हैं। दो बड़े लड़ाकू, दो बड़े बॉक्सर, दो बड़े पहलवान रिंग के बाहर बैठे हुए हैं, वो है रशिया और चाइना। अब वो ये तो मानी हुई बात है कि ईरान को सारा सपोर्ट मिल रहा है, भले ही वो ट्रूप्स, उनके मिसाइल्स उनको मिल रहे हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रिकॉनेसेंस, सारी खबरें वहां मिल रही। अदरवाइज ईरान के पास क्या दम है कि वो बिल्कुल सटीक एकदम पिन पॉइंट टारगेट पे मारे। ये सारा का सारा जो चाइनीज सैटेलाइट है, बैदू सैटेलाइट एक है चाइना की, बैदू सैटेलाइट सारी खबर दे रही है। और जो मिसाइल्स हैं, ईरान के पास मिसाइल बनाने की क्षमता है, वो मिसाइल बना के रशिया भेज देते हैं। रशिया से वो अपग्रेड होके, वैल्यू एडिशन होके वापस ईरान में आ रही है। तो ये दोनों को शामिल करना चाहिए था, लेबनान को शामिल करना चाहिए था, नेतन्याहू को। बिल्कुल, बात अगर बड़े पैमाने पर नहीं होगी तो चीजें सुधर जाएं, इसकी गुंजाइश बहुत कम होती है, और वही चीज पाकिस्तान में हुआ। आनंद स्वरूप सर, अब देखिए मैं इस चीज के विषय में भी थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा। जैसा पूर्णिमा मैम ने भी कहा कि एक तरीके से जो पाकिस्तान में हुआ वो मतलब क्यों हुआ ये भी समझ से परे है। कारण ये था कि आप जिसके पास जाकर के बैठ रहे हो, अगर वो आपसे थोड़ा आपके लेवल का भी अगर नहीं होगा तो वो बोलने की हैसियत ही नहीं रखेगा। क्या ये एक माइंड गेम था अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, कि यहां बातचीत भी हम कर रहे हैं और उस दौरान हमने ये भी देखा कि मिलिट्री अपने हिसाब से चीजें कर रही थी। इस दौरान अमेरिका ने बहुत कुछ किया भी, और इजराइल ने तो अटैक ही लेबनान पे किया। तो क्या यह सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश थी ईरान की कि बातचीत के लिए आ जाइए यहां, हम वहां साइड से करते रहेंगे? बिल्कुल सही बोला आपने अभिषेक जी, ये खाली एक टाइम बाइंग टैक्टिक्स था और कुछ नहीं था। और पाकिस्तान जो दोनों कंट्रीज को एक टॉप पे लेकर के आ रहा था, दोनों ही कंट्रीज उसमें बिलीव नहीं करती। पास में ही मैंने अपने कमेंट्स में कहा है कि ईरान के साथ में 2024 में ही पाकिस्तान ईरान बॉर्डर में बॉम्बिंग चल रही थी। दोनों का एक दूसरे बिलीव नहीं है। साथ में यूएसए का सबसे बड़ा फ्यूजिटिव जो था और सबसे ज्यादा, वो भी पाकिस्तान में था। तो पाकिस्तान में ऐसी कोई सोशल अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग नहीं थी।
अगर वहां पे जब ईरान ने बोला कि रशिया और चाइना आए, तो एक तरीके से दो पावरफुल कंट्रीज आकर खड़ी होती हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है उसको वह एनफोर्स भी करा सकती है कि हाँ, अब अमेरिका ने कुछ कमिट किया है, और कह सकते हैं कि कुछ वो अपने रिसोर्सेज को वहां पे डाइवर्ट करके इंश्योर भी करती है कि ईरान के ऊपर फर्दर अटैक नहीं होगा। तो अभी डायरेक्टली चाइना और रशिया इस वॉर के अंदर अभी तक तो आए नहीं है, और चाइना और रशिया की तरफ से सपोर्ट देखिए बैकग्राउंड में दिया जा रहा है। अब इस वॉर को अब हम देखते हैं, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन देखना पड़ेगा कि वॉर में फ्लैश पॉइंट आने वाले हैं। कुछ सिटीज, कुछ कंट्रीज को जो ईरान ने अपनी कह लीजिए फ्रेंडली कॉन्टेक्ट कंट्रीज मांगा था, जैसे उसके अंदर चाइना था, इंडिया था, तो ये दोनों कंट्रीज की कह लीजिए अपने आप में नेवल फोर्सेस भी अच्छी खासी हैं, उनकी शिप को पैसेज वहां से मिल रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अब 7:30 PM पे आज जो ट्रंप ने दोबारा अपना पूरा चोक करने के लिए बोला है कि अमेरिकन नेवी भी आ जाएगी, तो अभी आप देखिए कल भी अपनी एक जो अपना शिप थी वो वहां से निकली, और उससे पहले फेलिसिटी और जया थी, और अपना जंग विक्रम निकले। तो ये अब इंडियन नेवी ने भी अपनी जो थी शिप्स को वहां पे एस्कॉर्टिंग के लिए रखा हुआ था। तो कहीं ऐसा ना हो कि अब चाइना के लिए जो चाइना बॉन्ड शिप्स और इंडिया बॉन्ड शिप्स वो वहां से निकलते हैं और अमेरिकन नेवी उनको कन्फ्रंट करती है। तो ये कह लीजिए कि जो कंट्रीज को, जिसको फ्रेंड्स मान रहा था ईरान और गुडविल जेस्चर में वहां से निकलने दे रहा था, वो भी अब थोड़े टाइम के लिए फ्लैश पॉइंट के अंदर आएंगे, और चाइना को अगर डायरेक्टली चैलेंज किया जाता है अमेरिकन वॉरशिप्स के द्वारा, और जैसे जानी साहब ने कहा कि क्या अमेरिकन अपने वॉरशिप्स को जो यूएसएस कैरियर्स है उनको मेन स्ट्रीम में देखना चाहेंगे पास, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 1000 किलोमीटर की रेंज के अंदर आते ही वो जो उनके अपने ड्रोन हैं, शाही ड्रोन उनकी रेंज में आ जाएंगे, और रेंज में आते ही अगर इम्पैक्ट हो गया और एक भी बड़ा शिप यूएसएस कैरियर सिंक हो गया, तो बहुत बड़ा एक कह लीजिए इंटरनेशनल जो है सेटबैक होगा अमेरिका के लिए। अब रही बात की ईरान की सपोर्ट करने की, ईरान अकेले खड़ा, जैसे पूनम ने बोला कि उसने एक तरीके से शीशा दिखा दिया अमेरिका को कि हम 40 दिन तक आपके अगेंस्ट अकेले खड़े रहेंगे। और अब चाइना की तरफ से जैसे अभी जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई है कि 16 जो बड़े लार्ज एयरक्राफ्ट है, लार्ज बॉडी एयरक्राफ्ट Y-20 वो लैंड किए हैं, उन्होंने क्रिटिकल जो केमिकल चाहिए था मिसाइल बनाने के लिए वो वहां पे डिलीवर कर दिया गया है, और मैन पैक्स करके है कि मैन द्वारा जो आदमी द्वारा पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, मैन पैक्स वो लॉन्च कर दिए गए हैं। जिलिन करके उनका सैटेलाइट नेटवर्क है, जिलिन JLN, वो भी नेटवर्क जो है उसका एक्सेस दे दिया गया है, जिससे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में इनके यूएसएस के लोकेशन, थर्ड बैटरीज, पैट्रियट बैटरीज, इन सब के ऊपर उनका पिन पॉइंट, ठीक है सर, उनकी लोकेशन मिल रही है, जिससे ईरान उनको डाउन कर पा रहा है। और Y2 जो है वो सिस्टम भी इन्होंने सैटेलाइट नेविगेशन का शेयर कर दिया है। तो इनडायरेक्टली कह लीजिए ईरान को कुछ सपोर्ट तो मिल रही है, बट एक फ्लैश पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है उन फ्रेंडली कंट्रीज के साथ में जिनके लिए ठीक है सर। अब मल्लिका मैम, अब थोड़ा सा इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में हम समझना ये चाहेंगे कि अगर ब्लॉक कर रहा है अमेरिका, तो अमेरिका ने ये कहा, ईरान ने कहा है कि आपको वहां से टोल दे करके जाना पड़ेगा, और अमेरिका ने कहा है कि अगर कोई टोल देता है तो वो जहाज वहां से क्रॉस नहीं कर सकता है। ऐसे में जो ईरान के राजदूत भारत में हैं, उन्होंने कहा है कि भारत के लिए हॉर्मुज पूरी तरीके से खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अमेरिका ने जो कहा है, उसके बाद ईरान ने जो कहा है, उस परिस्थिति में भारत के लिए क्या स्थिति बनती हुई आप देख रही हैं? नमस्कार अभिषेक जी, देखिए युद्ध को अब 1 महीने से ऊपर हो चुका है, और अब एक सिचुएशन ऐसी आ गई है ऑन अ लाइटर नोट कि ये बन गया है यू ब्लॉक मी आई ब्लॉक यू। ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि ईरान बोलता है कि हम तुम्हें ब्लॉक करेंगे, अब यूएस भी आ गया और बोल रहा है हम तुम्हें ब्लॉक करेंगे। ये ब्लॉक करने के गेम में हम देख रहे हैं कि एशिया में सबसे ज्यादा इसका जो इफेक्ट पड़ने जा रहा है, सबसे ज्यादा एशिया में पड़ने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में क्या है, इंपोर्ट जो वो करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कंपैरेटिवली लेस है एज कंपेयर टू एशिया। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं जो सजेस्ट करती हैं कि थाईलैंड में अब मना कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आप लिफ्ट्स यूज मत करिए सरकारी दफ्तरों में। श्रीलंका में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। फ्यूल क्राइसिस चरम पर है, और अब इंडिया भी इससे, देखिए हमारे पास बफर स्टॉक है 60 दिनों का, बट उसके बाद हम भी कहीं ना कहीं एक एक्यूट
शॉर्टेज फेस करेंगे। हमारे जो रेस्टोरेंट हैं, हम जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में भी आजकल जा रहे हैं या बड़े रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसमें बहुत बड़ी कटौती देख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उसमें बहुत ज्यादा कटौती हम देख रहे हैं। देखिए, किचन ओवर फैक्ट्रीज हमारी गवर्नमेंट डेफिनेटली प्रोटेक्ट कर रही है, हमारे किचन्स को, हमारे वॉलेट को ट्राई कर रही है प्रोटेक्ट करने का। अभी भी हम देख रहे हैं कि फ्यूल प्राइसेस इतने नहीं बढ़े हैं, बट कहीं ना कहीं देखिए इस चीज को, ये बहुत लंबी वॉर खींचने वाली है अभिषेक जी, ये बहुत शॉर्ट वॉर नहीं है। डेफिनेटली अमेरिका को मिलिट्री पावर का इसमें हम देखेंगे कि उनके पास एडवांटेज है, बट इकोनॉमिक पावर जो है, मैं मानती हूं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लाया करता है ईरान के पास। ईरान के पास डेफिनेटली इकोनॉमिक पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू अमेरिका, क्योंकि वो बब अल मंदब को भी ब्लॉक कर सकता है, जो 12% जिससे पास होती है एनर्जी और ऑयल। तो हम एक तरफ बात कर रहे हैं 20% की स्टेट ऑफ हॉर्मूज से, और एक तरफ बात कर रहे हैं 12% की, जो कभी भी उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो हुतीज हैं वो कभी भी ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे उन्होंने पिछली बार किया था जब यूएस ने उनको थ्रेटन किया था। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं अभिषेक जी, जो चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, डेफिनेटली भारत की स्ट्रैटेजी, सरकार की स्ट्रैटेजी अभी तक हम देखते हुए आए हैं कि बहुत ज्यादा क्राइसिस हमें नहीं झेलने पड़ रहे हैं, हमारे किचन को, हम आम आदमी के वॉलेट्स को। बट जैसे ही ये लंबी वॉर खिंचती है, और हम देख रहे हैं जैसे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं, रिफाइनरीज जो हैं, वो कॉन्स्टेंटली बराज ऑफ मिसाइल, चाहे दोनों तरफ से हो, चाहे वो ईरान की तरफ से हो, चाहे हम देख रहे हैं बहरीन, सऊदी अरेबिया, जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली अटैक्स होते जा रहे हैं। और रिफाइनरीज और एलपीजी, एलएनजी, ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इनको रीस्टैब्लिश होने में बहुत लंबा समय लगने वाला है। इनफैक्ट जो कतर के सबसे बड़े गैस रिफाइनरी है, मैं उनके सीईओ का पढ़ रही थी, उन्होंने बोला कि 17% तो हमारा हट चुका है और उसको काफी टाइम लग जाएगा पूरा फुली फंक्शनल होने में। तो ऐसे हम कितने इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं दोनों साइड्स में। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ना केवल भारत, मैं समझती हूँ कि पूरा विश्व इससे जूझने वाला है। इनफैक्ट जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसमें तो उसकी 23 मार्च को जो उसका रिपब्लिक डे होता है, उसका तो रिपब्लिक डे परेड ही कैंसिल हो गई। हाफ लॉकडाउन। तो ये, जी बिल्कुल, तो लॉकडाउन वाली स्थिति आ रही है। और कहीं ना कहीं अभिषेक जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पूछा था कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की मध्यस्थता से तो हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। जिस तरफ हम देख रहे थे उनकी मध्यस्थता की टॉक चल रही थी, वो 13,000 ट्रूप्स को वहां डिप्लॉय कर देते हैं सऊदी अरेबिया में। 5 बिलियन का लोन वो ले रहे हैं सऊदी अरेबिया से। तो ऐसे देश को हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं किसी भी मध्यस्थता के लिए, जिनका आसिम मुनीर डबल रोल प्ले करता है। कभी वो डिप्लोमेट बन के सूट बूट पहन के जाते, तो उसी शाम आईआरजीसी को वो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं कि नहीं मैं डिप्लोमेट नहीं, मैं सोल्जर हूँ। और पहले वालों को जब वो यूएस में जीडे वैंस को लेने जाते हैं तो सूट बूट पहन के जाते हैं कि भाई मैं डिप्लोमेट की तरह आया हूँ, एक सोल्जर की तरह नहीं आया। तो ऐसे डबल रोल वालों से तो हमें कुछ उम्मीद ही नहीं है। बिल्कुल। वैसे हम लोगों के यहाँ भी गांव में जब 2 बच्चे लड़ते हैं तो गांव के जो बुजुर्ग होते हैं वो मामले को संभालते हैं। धीरे बोलो भाई, धीरे बोलो। जो सबसे नालायक बच्चा हो वो संभाले, ये होता ही नहीं है। और पाकिस्तान इस धरती का सबसे, मैं क्या ही बोलूं, खैर आगे बढ़ते हैं। पूर्णिमा जी, अब यही चीज मैं समझना चाहूंगा कि जो हालात बने हैं उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसका इंपैक्ट अमेरिका के अंदर ना पड़े। अमेरिका के अंदर भी इंपैक्ट पड़ रहा है। हालांकि एक सर्वे आज जो आया है, कैथोलिक ईसाई जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, ट्रंप का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है। मतलब क्या अब इसको ट्रंप साहब ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैथोलिक और नॉन कैथोलिक? अब आपकी आवाज कट गई है, लेकिन अच्छा, आपने जो सर्वे के बारे में बात कर रहे थे, मुझे वो सर्वे की आइडिया नहीं है, बट आपको 2-3 चीज मैं बताना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने पाकिस्तान की बात की। पाकिस्तान क्यों चूज किया गया है? पाकिस्तान इसीलिए चूज नहीं किया गया है कि वो पाकिस्तान एक रिस्पेक्टेबल कंट्री एंड एक्सेट्रा लाइक दैट। पाकिस्तान मिडल ईस्ट और सऊदी के साथ उनका एक पैक्ट है, अमेरिका की चमचे हैं। और लिटरली पाकिस्तान ऐसे जगह है, वो ईरान की नेबर है। ईरान वहां से ज्यादा दूर नहीं गए। वो जेडी वांस के जैसे लोगों को, उनकी अमेरिका की टीम को उधर लेके आए। आप हमेशा देख लीजिए हिस्टोरिकली, जहां जो जीतते हैं वो टर्म्स डिक्टेट करते हैं निगोशिएशन कैसे होगा। यहाँ पे लोकेशन टर्म्स डिक्टेट किया ईरान ने।
कौन आएगा? जेडी वांस पहले था ही नहीं, इसे स्टीव विटकॉफ था और जेरेड कुशनर था। और ईरान ने स्पेसिफिकली बताया था कि देयर इज नो ट्रस्ट जेडी वांस पे, इसीलिए उनको स्पेसिफिकली उनके नाम कहा गया है, बुलाया गया है। और जेडी वांस को इसीलिए बुलाया गया है कि जेडी वांस ने पहला उनका स्टैंड था कि ईरान के ऊपर हमला नहीं करनी, इसीलिए बुलाया गया है। बट अभी देखिए इनके एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से वो भी फंस गया है। अभी वहां पे जाके जेडी वांस क्या ही अचीव कर लेते, बिकॉज ही कांट डू एनीथिंग विदाउट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स डायरेक्शन ऑल्सो। और वहां पे भी एक लिटरली कॉल आई थी ना, एक सीक्रेट कॉल आई थी इजराइल से, तो यहाँ पे क्या अचीव कर लेते वहां पे। लेकिन गया कौन था? अमेरिका गया था वहां पे, बैकयार्ड ऑफ ईरान, वहां पे निगोशिएट करने गए थे। लिटरली 18 आवर फ्लाइट लेके आप जा रहे हो निगोशिएट करने के लिए, तो आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कौन विन कर रहा है, कौन लूज कर रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, इट वॉज ए बाइंग टाइम, बिकॉज तभी भी अगर आप निगोशिएट करने जा रहे हो, पहले जैसे आप निगोशिएट कर रहे थे तब बॉम्बिंग कर रहे थे, निगोशिएट कर रहे थे अपने यहाँ पे यूएसएस एब्राहम लिंकन को भेज रहे थे, जेरल फोर्ड को भेज रहे थे। अब इस बार भी निगोशिएशन की नाम लेके आपने वहां पे एडिशनल ट्रूप को भेजने के लिए बात कर रहे थे। बेसिकली देयर वाज नो, अमेरिका डजंट वांट ए निगोशिएशन, इट वाज ऑल टैक्टिक्स। वहां पे गुमराह करने की बात हो रही है और नैरेटिव को अपने हाथ में लेने की कोशिश हो रही है। थर्ड चीज जो यहाँ पे इंटरनल की सिचुएशन की बात कर रहे हो, यहाँ पे हमारी यहाँ पे नवंबर इलेक्शन आने वाली है। अगर ये इलेक्शन प्रेसिडेंट ट्रम्प होने देंगे, अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए कैंडिडेट, यहाँ पे कांग्रेचुनल कैंडिडेट है, मैं रिपब्लिकन हूँ। रिपब्लिकन होके मैं चैलेंज कर रही हूँ कि मैं मागा फैक्शन की अलाइंड नहीं हो, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हो गलत कर रहे। तो लेकिन उनके हिसाब से हमारी जो सिचुएशन है अभी, कोई प्रेसिडेंट ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में अभी कोई है नहीं जो उनको बोल सकते जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, जो बोल रहे हो उनको पोजीशन से हटाया जा रहा है और डिक्टेट करा जा रहा है। हमारे मीडिया को आपका लाइसेंस कैंसिल करा जाएगा, आपने सही तरह ईरान वॉर को सही तरह नहीं दिखाएंगे। तो ये क्या चल रहा है यहाँ पे, आप देखिए। संक्षेप में कहूं तो यहाँ पे एक डिक्टेटरशिप चल रही है। हमारा जो चेक्स एंड बैलेंसेस है यहाँ पे, कांग्रेशनल और जुडिशियल को जो अपनी इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो चुकी है, वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पावर को। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू गो वेल, वेरी वेल, इवन इंटरनली। अगर ये इलेक्शन हुआ तो हमारे पार्टी हार जाएंगे, बट एट द सेम टाइम डेमोक्रेट पार्टी ऑल्सो इज यूजिंग, उनके जो बयान है उनको यूज कर रहे हैं, जैसे ए होल सिविलाइजेशन इज गोइंग टू बी फिनिश्ड टुनाइट और डाइंग टुनाइट, ऐसे जो स्टेटमेंट वो भेज रहे हैं उसमें उनको लिटरली उनको 25th अमेंडमेंट यूज करके उनको इम्पीचमेंट करने की बात ही चल रही है। तो this is not looking good for President Trump. I don't know what is the future of our party, but मैं कंजर्वेटिव हूँ, राइट टू कंजर्वेटिव हूँ, और मेरा राइट है मैं लड़ने की, और मैं लड़ूंगी। ये इसी फाउंडेशन में मैं लड़ रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो कल आके मुझे उड़ा देंगे कि नहीं। सर थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मैं अमेरिका में बैठ के ये बोल रही हूँ, मैं करेज लेके बोल रही हूँ। मैं इंडिया में होती, मैं ऐसे बोलती तो मुझे पता नहीं कब का उड़ा देते, मैं जानती हूँ। वेरी राइट, वेरी राइट। मैं जानती हूँ ये बात, यहाँ पे भी ये कर सकते हैं, यहाँ पे आ चुकी है हमारी नौबत, यहाँ पे आ चुकी है। कुछ महीने पहले ही हमारे यहाँ पे प्रोटेस्टर को मारा गया है हमारे मिलिट्री की हाथों से। सो दिस इज बिकमिंग ए डेंजरस जोन। आप अगर बोलेंगे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, लॉलेसनेस चल रही है यहाँ पे, लिटरली हिटलरिज्म चल रही है, ट्रम्पियनिज्म चल रही है यहाँ पे। दिस इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी। इसीलिए मैं बार बार इस मुद्दे को उठाती हूँ, बोलती हूँ अगर आप डेमोक्रेसी हो, अगर आप फ्री वर्ल्ड की पाथ में हो, आप बोलिए, आपको बोलने का अभी मौका है। वो 2 दिन के बाद आप ट्रांजैक्शनल जो सिचुएशन आप बात कर रहे हो ना, दिस इज नॉट गोइंग टू बी वर्किंग वेल फॉर इंडिया आल्सो, क्योंकि एंड ऑफ द डे अमेरिका इज एक्सपोज हो चुके हैं। अमेरिका की बात सबको समझ में नहीं आया, और इंडिया को अब राइज अगर हो रहे हो, अब अगर सेंटर स्टेज में आपको आना है, अब भी मौका है, आपको सच के साथ चलिए। बिल्कुल ठीक है जैनी सर। अब देखिए जिस तरीके से मैम ने बताया, वाकई में अगर ये स्थिति वहां है, क्योंकि वो वहां है तो वैसी स्थिति वहां है, तभी वो बता रही हैं। साथ ही एक पोस्ट शायद आपने देखा होगा जिसमें वो ट्रंप साहब खुद को भगवान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आज के डेट में ईरान ने ट्रंप को इतना ज्यादा चैलेंज किया है
कि वो खुद का फेस नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है अभिषेक, आपने बोला। मैं पहले तो मैडम को फिर से कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। शी हैज ओनली एडेड टू माय रिस्पेक्ट फॉर हर फॉर स्पीकिंग सो ओपनली एंड फ्रैंकली। देखिए, किसने किसको हराया, किसने किसको क्या किया, ईरान ने क्या, मेरे ख्याल में तो ट्रंप साहब ने खुद ही अपने आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। इसमें ईरान का कोई पहल नहीं थी। वो अपने ही भ्रम में, अपने ही भंवर में धीरे 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 फंसते चले गए। कहां से? देखिए, मैं आपको 2025 में ले जाता हूं। 2025 में, जून 2025 में जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी, तो किसने अटैक किया था ईरान के ऊपर में? इट वॉज नेतन्याहू, इट वॉज इजराइल। उन्होंने बॉम्बिंग करी थी। चलो 12 दिन में हुआ जो नुकसान हुआ, वो लड़ाई खत्म हुई। ईरान उस समय मानने वाला था अभिषेक, कुछ एक चीजें मानने वाला था अपने न्यूक्लियर उसके ऊपर में, लिमिट के ऊपर में, मिसाइल्स के ऊपर में, कुछ एक चीजें मानने वाला था। चलिए, वो जो दौर गुजर गया। गाजा की लड़ाई में इन्होंने कोड ऑफ पीस वगैरह बनाया, कुछ भी नहीं हुआ उसका। टोटल ठेंगा अभी तक बिल्कुल टोटल 0/0। अब आ जाइए 28 फरवरी को। 28 फरवरी को किसने अटैक किया ईरान पे, तेहरान पे? किसने मारा खोमेनी को? किसने मारा उनकी लीडरशिप को? इट इज इजराइल, इट इज नेतन्याहू हु डिड द बॉम्बिंग फर्स्ट, एंड ही डिड इट विदाउट आस्किंग ट्रम्प, विदाउट टेलिंग ट्रम्प, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर वो बात करेंगे या पूछेंगे तो शायद मना हो जाएगा। लेकिन उनको ये भी मालूम था कि मैं एक बार 2 बॉम्ब फेंक देता हूं, उनकी लीडरशिप वगैरह को मार देता हूं, तो अमेरिका तो मेरे साथ आ ही जाएगा। तो अगर आप देखें तो इट इज नॉट ईरान हु हैज गॉट ट्रंप इनटू ट्रबल, जो आपका सवाल था। ईरान ने ट्रंप साहब को नहीं फंसाया या हराया। इट इज इजराइल एंड नेतन्याहू who have फसाउड Trump and have asked compelled Trump to look down, जैसा कि मैडम अभी बता रही थी। अभी इस समय त्राय चल रही है अमेरिका में। तो इसमें सर, जैनी सर, इसमें क्या यही कारण था कि इजराइल जो है बातचीत के लिए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं वहां पे, जैनी सर, इसमें क्या यही कारण था कि इजराइल जो है, देखेंगे कि जो फौज है, जो फौज भी अभी अगेंस्ट हो रही है। 93% पीपल आर अगेंस्ट। जो मागा बेस है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग मागा बेस है, वो तो ट्रंप के साथ रहेगा ही। बट इवन इन द रिपब्लिकन पार्टी, जैसे कि पूर्णिमा मैडम अभी बोल रही थी, इवन इन द रिपब्लिकन पार्टी 53% पीपल आर अगेंस्ट दिस वॉर। 93% पीपल ओवरऑल इन अमेरिका आर अगेंस्ट दिस वॉर। तो अभी जो ये प्राइमरीज की शुरू हो गई है, पूर्णिमा मैडम को ज्यादा मालूम होगा, अभी जो नवंबर में इलेक्शंस आएंगे, they are bound to get a kick in their backside. Absolutely. And that is the time when the Democrats will really, but the Democrats should shout now. They should really take up the case. जो भी सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ रियलाइजिंग कंट्रीज हैं, आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस में 183 देश इकट्ठे हुए। वो जो बहरीन का रेजोल्यूशन 2817 था, कैन यू बिलीव इट? इट फेल फ्लैट, इट डिड नॉट गो थ्रू because of the veto power of China and Russia did not go through. 183 देश वहां पे सीज फायर नहीं करा पाए, और यहाँ पे 6 लोग चले आए इस्लामाबाद में सोच के कि जी हम सीज फायर करा देंगे। बिल्कुल ठीक है सर। स्वरूप सर, अब देखिए, क्या यही कारण था कि इजराइल जो है वो टॉक में शामिल भी नहीं हुआ, और जो देश है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया था कि बातचीत इस्लामाबाद में होगी और सीज फायर हो गया है, उसमें लेबनान का भी जिक्र था जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया। लेकिन जैसे ही बातचीत को लेकर के सीज फायर होता है, इजराइल तुरंत में लेबनान पे, हिजबुल्लाह पे अटैक करता है। 250-300 के आसपास लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। तो क्या इसके पीछे नेतन्याहू के देश में कहा यह जा रहा है कि इजराइल में ही नेतन्याहू के खिलाफ बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं, अगर युद्ध रुका तो वो हो सकता है पद से भी जाएं और भविष्य में उनके लिए बहुत मुश्किलें हो सकती हैं? क्या यही कारण है कि हमेशा आगे इस युद्ध को खींचने की कोशिश नेतन्याहू लंबे समय तक कर रहे हैं, और क्या उसी ट्रैप में इस समय डोनाल्ड ट्रंप भी हैं? अभिषेक जी, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। बैकग्राउंड में जाएंगे इसके। 7 अक्टूबर 2023 को जूइश हॉलिडे थी, तब हिजबुल्लाह जो प्रॉक्सी है ईरान का, उसने अटैक करके वहां से अपने जो था
हमास ने अटैक करके वहां से 1200 सिविलियंस को मारा और 250 सिविलियंस को वहां से किडनैप कर दिया। अब आप नेशन की साइकी देखिए, इजराइल एज ए नेशन उनकी साइकी देखिए, 40 साल के बाद भी वो जा करके लेबनान से अपने जो एक डिफेंस के इंडिविजुअल की अस्थियों को वहां से निकाल करके वापस दिया। जो देश इतना सेंटिमेंटली इमोशनली अटैच्ड है अपने एक एक नागरिक के साथ में, तो क्या वो इस ऐसे इंसिडेंट को जो एक मास अटैक उनके ऊपर हुआ था उसको जाने देता? तो उसी दिनों से ये चल रहा था कि अब इजराइल का जो एक तरीके चारों तरफ से जो अपने प्रॉक्सी से घेर रखा है ईरान की जो H3 है, हमास, हिजबुल्लाह, हौतीज जो है, तो उससे एक उसके संकट था। और जैसे ही अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज को ईरान बढ़ा रहा था, तो उससे ईरान इजराइल के ऊपर उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस होती है और एक खतरा बढ़ता है। तो अब इस वॉर विंडो के अंदर मैंने पहले भी बताया, यूएसए के आने से इजराइल को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। उनका लीडर चाहे नेतन्याहू हो या दूसरा हो, वो अपने देश की सर्विस के लिए ये जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, और इन्होंने पीस टॉक्स होते हुए भी इस विंडो को इन्होंने बहुत अच्छे से यूज करके दूसरी बार हिजबुल्लाह के टॉप लीडर को एक्सटर्मिनेट कर दिया। तो इजराइल तो अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है, उसने IRGC को वीकन कर दिया है। H3 जो है हिजबुल्लाह, हौती, हमास को अगले 10 से 15 साल के इतना वीकन कर दिया है कि इजराइल के लिए अब वो थ्रेट्स नहीं है। तो नेतन्याहू के लिए हो सकता है इंडिविजुअली खतरा हो, बट एज अ नेशन व्हाट ही इज डूइंग, आई थिंक इट इज पॉजिटिव फॉर इजराइल। यस, उसके वॉर में, इजराइल के वॉर में अमेरिका थोड़ा सा स्ट्रकअप हो गया है, क्योंकि इजराइल कई जगह जैसे जब जा रहे थे तो इजराइल ने अपनी तरफ से ग्राउंड ऑपरेशंस पे ज्वाइन करने से मना कर दिया था। मगर इजराइल ने अपना एक फायदा इस वॉर में तो अच्छा उठाया है। उसने पुराने जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, उनको इतना वीकन कर दिया और अपने लिए 8-10 साल के लिए एक सिक्योरिटी क्रिएट कर दी। ठीक है जैनी सर, जल्दी से 10 सेकंड में बोलिए तो फिर क्विकली अभिषेक, आई जस्ट वांटेड टू ऐड, देखिए इजराइल का और नेतन्याहू का ग्रैंड डिजाइन है, उनकी जो स्ट्रेटेजिक जो एम है दैट इज ऑफ अ ग्रेटर इजराइल। उसमें जॉर्डन भी शामिल हो, लेबनान भी शामिल हो, गोलान हाइट्स भी शामिल हो, गाजा भी शामिल हो। ही इज लुकिंग एट मच ग्रेटर इजराइल एंड देयरफॉर ही वांट्स ईरान टू बी टोटली रिमूव फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इस किस्म के आप अनअचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स अगर आप बनाएंगे तो नेचुरली फिर देन देयर विल बी वॉर एंड देयर विल बी वॉर एंड मोर वॉर। ठीक है सर। अब मलिका मैम समझना यही चाहेंगे कि इजराइल तो अपने गोल को अचीव कर रहा है, ईरान सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसने साफ कह दिया है कि हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, लेकिन बैकडोर से इसमें फायदा हर कंट्री अपना अपना ढूंढ रहा है। अमेरिका भी तेल बेचने की बात जिस तरीके से ट्रंप कर रहे हैं, इजराइल ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ रहा है, ईरान को नुकसान हो रहा है लेकिन हॉर्मुज की नब्ज उसने दबा रखी है। इन सब के बीच चीन और रशिया अगर चुप हैं तो उसके पीछे आपको क्या कारण लगता है कि चीन और रशिया चुप क्यों हैं? क्योंकि तेल चीन का भी वहां से आता है, हॉर्मुज से चीन का भी तेल आता है। अभिषेक जी, इसमें रियल विनर इस पूरे सिचुएशन में रशिया है। मुझे लगता है असली विक्ट्री रशिया की ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो सैंक्शंस थे रशिया पे पिछले कई सालों से, और रशिया यूक्रेन वॉर जब से है तब से और अमेरिका सैंक्शंस लगाता रहा, वो कहीं ना कहीं लिफ्ट कर दिए गए हैं अमेरिका के द्वारा। अब हम देख रहे हैं भारत भी खूब मात्रा में, हमने देखा पहले इनिशियल वीक में ही 300 मिलियन बैरल तेल आ रहा है, उसके बाद रिलायंस कंटिन्यूसली खरीद रहा है तेल वहां से, हमारे काफी MOU साइन हो रहे हैं। रशिया 60% अप हो गया है उसका पूरा, अगर आप देखें तो रशियन का ऑफिशियल डेटा जो है वो 60 से 62% अप हो गया है पिछले साल से जो उनका एक्सपोर्ट था। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इस पूरे उसमें विजेता रशिया है। While at the same time अभिषेक जी, अगर आपने UN सिक्योरिटी काउंसिल में देखा पिछली अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो बहरीन रेजोल्यूशन पास होने वाला था जिसमें कंटिन्यूसली 6 हफ्तों तक डिबेट रही, और उस डिबेट में फ्रांस इनिशियल राउंड्स में काफी अपोज कर रहा था उसको, और बाद में हमने देखा कि जैसे ही बहरीन रेजोल्यूशन जिसमें साफ साफ था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हम देख रहे थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी फोर्स यूज कर सकती है कंट्रीज, तो उसको कंडेम, देखिए डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में हम देख रहे हैं कि रशिया और चाइना नहीं आ रहे हैं, बट इनडायरेक्टली वो डेफिनेटली ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसने ये बहरीन रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया था, वीटो आउट कर दिया था, अपनी वीटो पावर यूज की, और बहरीन रेजोल्यूशन पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया।
जो बाकी सबको ये पावर दे देता कि वो ईरान पर डायरेक्टली अटैक कर दे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, और वहीं पर हम ट्रम्प को देख रहे हैं। अभी ट्रम्प का नया बयान आया है जिसमें वो बोलते हैं कि भाई 50% हम टैरिफ लगा देंगे चाइना पर, अगर चाइना देखा हमने कि चाइना हेल्प कर रहा है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट कर रही है, ट्रम्प बोल रहे हैं कि आप लोग ईरान को मदद कर रहे हैं, बट चाइना ओपनली कंडेम कर रहा है इस चीज को। बट डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, हाँ, दोनों के दोनों नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, बट हम देख रहे हैं इनडायरेक्ट हेल्प जरूर पहुंचाई जा रही है, अभिषेक जी। बिल्कुल, यानी कि अब पूरे युद्ध का लबोलबाब यही रहा है कि रशिया इसमें मौन इसी वजह से है कि चलो शांति से अपना काम हो रहा है, अपना फायदा हो रहा है, रशिया आपको लग रहा है। और चाइना को लेकर के मैम आप देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रंप खुल करके चाइना का नाम ले रहे हैं, तो ये भी तो चाइना को एक तरीके से उकसाने की ही कोशिश है। स्वरूप सर आ रहा हूं। बिल्कुल अभिषेक जी, कंटिन्यूसली उकसाने की, देखिए ट्रम्प की आदत तो, जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग उनका, अगर आपने देखा हो कुछ दिन पहले उन्होंने ट्रूथ सोशल पे डाला कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मूज इज अ ब्यूटिफुल थिंग, वो सडनली बोलते हैं। फिर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को स्टेट ऑफ ट्रम्प भी बोल देते हैं। बिल्कुल। आगे वो लिखते हैं उसमें कि अरे ये तो हम एक बिग डील बना सकते हैं, इसमें हम साथ काम कर सकते हैं ईरान के साथ, हाँ। और साथ में इसमें टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। वो तो जस्ट इस जब ये बातचीत हुई, जब ये युद्ध विराम की बातचीत होनी शुरू हुई और जेडी वैंस उनके गए, उसके बाद उनके बयान पलट चुके हैं। पहले तो वो, हम देखते थे कि अमेरिका इनिशियली, और आई थिंक पूर्णिमा मैम इसमें ज्यादा लाइट थ्रो करेंगे, कि अमेरिका का इनिशियल जो था वो ओपन ट्रेड की तरफ था, फ्री ट्रेड की तरफ था, ओपन वाटर्स की तरफ था। बट अब ट्रम्प के अगर हम देखें शासनकाल में, अभिषेक जी, अब वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। ट्रम्प इसको भी एक बिजनेस डील की तरफ देख रहे थे, एक ग्लोबल क्राइसिस को वो बिजनेस डील की तरफ देख रहे थे। वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे ईरान के साथ। वो ईरान ने उनकी सब चीजें खारिज कर दी और ये चीज नहीं हो पाई। अदरवाइज हम देखते कि आज अमेरिका कलेक्ट कर रहा होता वहां से टैक्स। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अभिषेक जी, इसमें सबको ही, जैसे आपने बिल्कुल अच्छे से समझ किया कि सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो। कल पता चला हम उठे नींद से और सडनली हमें पता चले कि अच्छा अब तो कुछ नया आ गया है, ट्रंप ने कुछ नया बयान दे दिया, कोई नया नोटिफिकेशन आ गया है। बिल्कुल, वो बयान तो अक्सर उनके आते रहे हैं। पिछले एक महीने में इतने बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं, इवन एक महीना क्या उससे ज्यादा ही ले लें, इतने बयान उन्होंने दिए हैं कि खुद ही ट्रंप साहब एक बार ये बैठ करके सोचेंगे कि मैंने कौन सा बयान दिया था और उसके मायने क्या थे। स्वरूप सर आप एक लास्ट चीज ऐड करूंगी इसमें, आपने रिलीजन का भी एक चीज बोला था, जिसमें ट्रम्प देखिए है पूरा वो ईसाई धर्म का वो सब। अभी उनका रिसेंट रिमार्क देखिए पोप लियो के खिलाफ, बिल्कुल पोप लियो के खिलाफ वो कंटिन्यूसली उनको कंडेम कर रहे हैं, वहां से पोप लियो उनको कंडेम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो उनको बोल रहे हैं कि अरे वो मसाया बनने की कोशिश जो कर रहे हैं, वो रिलीजन के भी, मतलब ट्रम्प सिर्फ अपना, इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका लास्ट टर्म है ये, तो वो अपने आप को एक बुरे तौर पे ज्यादा याद करवाना चाहते हैं और वो क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं कंटिन्यूसली अपनी। बिल्कुल ठीक है स्वरूप सर। मलिका जी ने जो बोला अभिषेक जी, उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। इंडिया के लिए एनर्जी क्राइसिस हो भी सकता था क्योंकि 15 टैंकर अभी भी वहीं पे खड़े हुए हॉर्मुज के अंदर। मगर कल की जो न्यूज आई है, रशिया ने अपना जो ब्रिक्स कंट्रीज है उनको 40% डिस्काउंट पे एलएनजी ऑफर कर दिया है। साथ में उन्होंने इंडिया को कल जो था 30 अप्रैल को ऑयल सप्लाई की गारंटीज भी दे दी हैं। और रिसेंट 2026 में तो आइस जो उनका ब्रेंट है उससे रशियन यूरान $13 के डिस्काउंट पे चल रहा है। तो इंडिया के लिए ऐसा थोड़ा सा क्राइसिस नेविगेशन का वहां से हो सकता है। बट इन द मीन टाइम जो रशिया की तरफ से ऑयल गारंटीज आई हैं, मेरे ख्याल से वो इंडिया के लिए पर्याप्त रहेंगी और ब्रिक्स कंट्रीज के लिए भी काफी हद तक वो इससे जूझ पाएंगे तेल के संकट। ठीक है पूर्णिमा मैम जी, आपने सबके बारे में पूछ लिया कि रशिया चुप है, चाइना चुप है, सब अपना अपना देख रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा आपने इंडिया क्यों चुप है। ये भी तो क्वेश्चन वैलिड है नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं चाहती हूँ कि इंडिया अगर उभरती हुई एक सिविलाइजेशन है, वो एक्चुअली बिगर देन ए कंट्री, तो फिर इससे ज्यादा अच्छा मौका कहाँ मिलेगा आपको कि अपने जो आइडेंटिटी है, अपने जो सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, इथोस है,
कब अपने आपको दुनिया के सामने विश्व गुरु बनाना है, यही तो मौका है। दैट्स वन, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, आपने पोप के बारे में बोला, यहाँ पे लिटरली आप बोलिए ये क्रिश्चियनिटी, जो डेफिनेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी यहाँ पे प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिसिज्म का तो पहले से ही उनका चक्कर चल रहा है। ये आज से नहीं, वही ये पूर्णिमा, 1620 मैम आपको ध्यान होगा मैंने सवाल यही पूछा था, क्योंकि एक सर्वे अभी जस्ट पब्लिश हुआ है जिसमें यही कहा गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं लगभग 45-46% लोगों ने कहा है कि हाँ ये सही है, जो कैथोलिक ईसाईज हैं। वही, मैं मुझे नहीं पता वो सर्वे के बारे में, बट एट द एंड ऑफ द डे टकर कार्लसन और काफी सारे लोग ये भी बोल रहे कि डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद है जब वो शपथ ले रहे थे, वो बाइबल के ऊपर हाथ नहीं लिखा था, नहीं लिया था, तो वो टकर कार्लसन उसको उठा के बोल रहे थे कि ही इज एन एंटी क्राइस्ट। सो आई डोंट नो हु ही इज वर्किंग फॉर, बट इट इज वन थिंग इज उनकी जो अनहिंज्डनेस हम लोग देख रहे हैं, एक चीज हम कॉमन देख रहे हैं। एक कॉमन चीज ये है कि वो अपना बिजनेस इंटरेस्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे ही केम बैक टू पावर, अपना नाम क्लियर करने के लिए आए हैं एप्स्टीन फाइल के ऊपर, और अपने डायनेस्टिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाने के लिए आए हैं। लिटरली इन 1 year of second term he made $3.4 billion, and this is just him, okay, not his children और उनके वाइफ के बारे में हम बात नहीं कर रहे। every single person in his family has made millions of dollars. This is what we are seeing today. तो जो भी फील करते हो अपना फायदा पहले देखते हैं, कंट्री के लिए काम नहीं कर रहे। तो हमें जो पट्टी पढ़ाया गया था, जिसके लिए वो वापस आना चाहते हो, वो गलत था, वो डिसेप्शन था, वो लाई था। अब ये क्लियरली सामने आ चुका है। मागा जो फैक्शन है, वाइट क्रिश्चियन सपोर्टर जो मागा फैक्शन है, वो रहेंगे, लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं, जो न्यूट्रल है, जो सेंटर राइट है, जो एक्चुअली पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, वो बोलना शुरू कर दिया। टकर कार्लसन हो, कैंडिस हो, हम हो, हमारे जैसे लोग बात कर रहे हैं। जैनी सर, हाँ, मैं क्या पूरा सहमत हूँ पूर्णिमा मैम से। आप अगर पिछले 1 महीने में देखें कि कितने ट्वीट जो हैं वो ट्रंप ने किए, आप देखें, एक ट्वीट वो करते हैं, रेट अपना ऑयल के दाम और मार्केट और अपना यूएस मार्केट और अपना सेंसेक्स वगैरह सब डाउन हो जाता है, लो वगैरह डाउन हो जाता है। शाम को वो ट्वीट करते हैं, फिर अप हो जाता है। अब इस बीच में मैं तो यही कहूंगा, भाई, ट्रंप इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ट्रंप इज अ बिजनेसमैन। बिल्कुल, एंड अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए वो शायद भूल गए हैं वर्किंग फॉर हिम। एक उनके ट्वीट से डाउन हुआ, शेयर्स आपने खरीद लिए, दूसरे ट्वीट से ट्रेड अप हुआ, आपने शेयर बेच दिए। What पूर्णिमा मैम इज सेइंग, I fully agree with that. बिल्कुल, इन शॉर्ट वो लग रहा है कि वो भूल गए हैं कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति भी हैं। वो शायद इस बात को भूल गए हैं। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। थैंक यू अभिषेक।